हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में बहुविकल्पी प्रश्नों को 160 तक पढ़ा था। हंटर कमीशन किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 161 से कंटिन्यू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न को ये लास्ट वीडियो होगा, खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। प्रथम सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। 161 कोठारी आयोग कब गठन हुआ। 1935-36 में, 1952-53 में, 1954-55 में, 1964-66 में। तो कोठारी आयोग कब गठित हुआ तो बताएंगे। 161 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो कोठारी आयोग 1964-66 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 1964-66 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 162। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। 16 सितंबर 1990, 15 सितंबर 1989, 6 अप्रैल 1987, 15 अगस्त 1968। तो बताएंगे 162 का उत्तर क्या हो जाएगा। 162 का उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर 1990 को 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 16 दिसंबर 1990। नेक्स्ट प्रश्न 163। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी। पटेल समिति ने, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति ने, उपर्युक्त तीनों ने। तो ऑप्शन नंबर 2 ने। तो उपर्युक्त तीनों ने क्या किया था। ये क्या कहता, छात्रों के पढ़ाई के बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी। पटेल समिति ने, एनसीईआरटी कार्यदल ने और आचार्य राममूर्ति समिति ने, यशपाल समिति से पहले ही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 164। प्रश्न नंबर 164 क्या है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बनाया गया उस टाइम, या शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए। शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए, यानी कि टीचिंग टेक्निक्स के क्या होनी चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो जो एनसीएफ 2005 आया था उसमें पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के लिए ये तीनों बातों पर ध्यान दिया गया था कि बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और उन शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके प्रति दृष्टिकोण रखा गया था। और शिक्षण विद्या यानी कि शिक्षण के लिए जो सूत्र हैं और मेथड्स हैं उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 165। प्रश्न नंबर 165 क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ। 1964-65 में, 1987-88 में, 1995-96 में, 2001-2002 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब हुआ। 165 का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 1987-88 में क्या हुआ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 166 देखिए। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 167। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, उपर्युक्त सभी। तो ये क्या जगह है। तीनों बातों पर स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में क्या किया गया। व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल। तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 168। प्रश्न नंबर 168 क्या है। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो पोषाहार वितरण योजना किस विचार से लाया गया था। तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 169। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। तो चार्ल्स ग्रांट क्या चाहता था कि भारत में विद्यालयों की स्थापना हो, कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करें, कि दोनों हो, कि कोई नहीं हो।
तो ऐसा थोड़ी होगा। तो चार्ल्स ग्रांट क्या चाहते थे कि वो भारत में विद्यालयों की स्थापना भी हो और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ताकि हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अच्छे से चलता रहे। प्रश्न नंबर 170 देखेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व की दिए गए हैं। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, उपर्युक्त सभी। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में यही तीनों बात लिखा है कि नियमित समय से टीचर क्या हो, स्कूल में आए और पाठ्यक्रम को पढ़ाएं और पाठ्यक्रम को जल्दी से अपने टाइम से ख़त्म कर दें, और प्रत्येक बच्चे को जो नहीं सीख पाता उस पर ध्यान दें और उसको किस प्रकार सिखाया जाए ये उनका आकलन करके, उनका असेसमेंट करके उनका आकलन किया जाए, ठीक है, और एक ड्राफ्ट बनाया जाए, उनका रूपरेखा तैयार किया जाए और क्या जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 171। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नेशनल चाइल्ड लेबर परियोजना संचालित की गई। एनसीएलपी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी की संचालित कब हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, ठीक है। 8वीं में हुआ नहीं था, 7वीं में भी नहीं हुआ था, कब हुआ था? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 172 देखेंगे। ह्रास एवं अवरोध को, यानी कि बच्चों जब विद्यालय नहीं आते हैं किसी कारणवश, तो ये क्या होता है? ह्रास और अवरोध तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों के हरास एवं अवरोध को रोकने के लिए ये तीनों प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। छात्रवृत्ति भी बच्चों को दिया जा रहा है, विद्यालय मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 173। 173 क्या है? न्यूपा का मुख्यालय है दिल्ली में है, राजस्थान में है, लखनऊ में है कि कानपुर में है? तो 173 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो न्यूपा का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर। और एन से न्यूपा, एन से न्यू दिल्ली। प्रश्न नंबर 174 का सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? चार ऑप्शन में से बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, साक्षरता अभियान, दोनों, कोई नहीं। तो सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो 174 का उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य लक्ष्य था सभी के लिए शिक्षा। प्रश्न नंबर 175 नैतिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान का भाग 4 क आपका मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 51 क है अनुच्छेद। उसके अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक और संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 क। तो यहाँ हाँ, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। अनुच्छेद 51 क भाग 4 क का है ये। भारतीय संविधान का भाग 4 क में आपका आता है मौलिक कर्तव्य, उसी में है आपका ये मौलिक कर्तव्य वाले में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 176। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 176 का उत्तर हो जाएगा वर्ष 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न 177। 177 क्या है? निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि भाग थर्ड में मौलिक अधिकार 12 से 35 है, उसी के बीच में होगा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 एक, अनुच्छेद 17। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29 एक है। 12 से 35 के बीच में आएगा आपका अनुच्छेद 29 एक, भाग थर्ड मौलिक अधिकार में आता है। प्रश्न नंबर 168। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान की संशोधन द्वारा बनाया गया?
ये तो पता है, मौलिक अधिकार भाग थर्ड 36 91 29 1 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या दिया गया है? अभिभावक सुनिश्चित करेंगे बच्चों के शिक्षा के लिए। ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों से 29 1 हो जाएगा, लेकिन 6 से 14 वर्ष 51 कम है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा? 82 85 86 या 87? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 179। 179 क्या है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, हंटर कमीशन के नाम से, हटार्ग समिति के नाम से? तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? हटार्ग समिति के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हटार्ग समिति। नेक्स्ट प्रश्न 180। देखिए 4 प्रश्न और है आपका। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास खत्म हो जाएंगे, बहुविकल्प प्रश्न। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ के वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 180। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, वाराणसी में, प्रयागराज में? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 181 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? मार्च 2010 में, अप्रैल 2010 में, जुलाई 2010 में, मई 2010 में? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? जब आपका नया सत्र स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, अप्रैल 2010 से। 182वां प्रश्न, निम्न आयोगों का सही क्रम बताना, यानी कि कौन सा आयोग का आने का जो सन है, ईयर है, पहले है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है? तो हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग। तो सबसे पहले कौन सा आयोग आया था? वुड डिस्पैच, यानी कि चलिए सी हो गया, वुड डिस्पैच आया। उसके बाद आपका क्या आया? हंटर आयोग आया, तो सी ए हो गया। हंटर आयोग के बाद क्या आया? राधा किशोरन आयोग, तो चलिए बी हम कर देते हैं। कोठारी आयोग कब आया? सबसे लास्ट में, तो क्या जाएगा? सी ए बी डी, ए बी सी डी, ए सी बी डी, सी ए बी डी, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा सी ए बी डी, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 सी ए बी डी। वो डिस्पैच पहले आया, उसके बाद हंटर आयोग आया, उसके बाद राधा किशोरन आयोग आया, उसके बाद कोठारी आयोग आया। लास्ट के 2 प्रश्न। 183, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? तो ये जानिए स्वतंत्रता दिवस के दिन था। अब इसी में से आप देख लीजिए 4 ऑप्शन में से कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर 2004, 15 अगस्त 1995, 29 सितंबर 2004, 14 सितंबर 2004। उत्तर प्रदेश मिड डे मील योजना कब लागू हुई? 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न इस सीरीज का, अध्यापक शिक्षा हेतु रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नियामक संस्था है, जिस प्रकार डीएलएड का रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? पीएनपी है, प्रयागराज है। ठीक है, पीएनपी प्रयागराज है। एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कहेंगे? प्रयागराज को पीएनपी क्या कहेंगे? प्रयागराज जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो था, उसको क्या कहेंगे? एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। किसका? तो डीएलएड का। उसी प्रकार अध्यापक शिक्षा हेतु कौन सी नियामक संस्था है जो उसको रेगुलेट करती है? रूल, सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज डिसाइड करती है। सी टी ई, एन सी टी ई, एम एच आर डी, एन सी ई आर टी। तो देखिए अध्यापक शिक्षा के लिए क्या है? देखिए सी टी ई तो होगा नहीं, सेंट्रल टीचर ये तो होगा नहीं। देखिए एन सी टी ई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये क्या जाएगा? नाम से ही काम इसका स्पष्ट है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था। एमएचआरडी क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसको कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहते हैं इसको, एमएचआरडी को। एनसीईआरटी को क्या कहते हैं? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद कहते हैं इसको। तो ये होगा नहीं, तो अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था क्या हो जाएगा? एनसीटीई हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परीक्षा परिषद हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए ये खत्म हो गया, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है वीडियो का।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।